दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमें पता है वो शख्स झूठ बोलता है, हमें पता है वो शख्स सपने दिखलाता है, वह अदाकारी करता है, कैमरे के सामने आने से पहले घंटों भाषणों की तैयारी करता है। हमें पता है कि वह हमेशा चौंकाना चाहता है, नीतियों के जरिए, भाषण के जरिए, शब्दों के जरिए, नारों के जरिए चौंकाने की स्थितियां उसके साथ हमेशा जुड़ी हुई है। तमाम नीतियों के ऐलान के बाद उसके अमलीकरण का जिम्मा उस नौकरशाही को सौंप देता है जो नौकरशाही दरबार में दरबारी के तौर पर है। ये दरबारी तालियां बजाते हैं, चाहे नोटबंदी के दौर में लाइन में खड़े लोगों की मौत हो जाए, तालियां तब भी बजती हैं क्योंकि उसे सफल करार दिया जाता है। भीड़ तंत्र अगर हत्या इस देश में करती चली जाती है तो भी कानून व्यवस्था का मामला उसको बनने से रोक दिया जाता है क्योंकि यह राजनीतिक सफलता होती है। दरबारी तालियां बजाते हैं। प्रवासी मजदूर घर लौट रहा है, मर रहा है, जिन परिस्थितियों को जी रहा है, यह भी सफल तौर पर दरबार के भीतर इसका गुणगान होता है। देश की आर्थिक बदहाली लगातार जिन परिस्थितियों में जा रही है उसमें देश का भविष्य कैसे अंधकारमय है, कमोवेश इस देश के हर मां बाप को अब समझ में आने लगा है। वो जानने लगे हैं कि बेटे की पढ़ाई हो नहीं पा रही है, बेटियां स्कूल जा नहीं पा रही है, जो कॉलेज में है वो उच्च शिक्षा में इतने पिछड़ चुके हैं कि दुनिया की रेस में कैसे आगे बढ़ेंगे वो नहीं जानते हैं। रोजगार कहीं बच नहीं पा रहा है, हर किसी बात से हर कोई वाकिफ है। अगर बीमार पड़ गया तो फिर मरीज हो जाएगा और मरीज का इलाज यहां अस्पतालों में नहीं हो पाता है। जेब आपकी भरी रहनी चाहिए नोटों से, तभी आपको इलाज मिल पाएगा, क्योंकि कहीं सरकारी सिस्टम के भीतर में डॉक्टर नहीं है तो कहीं बेड नहीं है, कहीं एम्बुलेंस नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, कहीं तो मौत हो जाए तो उसके बाद शमशान घाट तक ले जाने के लिए गाड़ी तक अस्पताल में नहीं है। यानी एक ऐसी परिस्थिति के भीतर में है जिसमें सिस्टम सत्ता के लिए ना सिर्फ काम करता है बल्कि उसके साथ खड़े होकर तालियां बजाता है। संविधान हाशिए पर चला जाता है, लोकतंत्र हथेली पर रेंगते रहता है। यह एक ऐसा राजनीतिक तंत्र है भारत के भीतर में जो सिर्फ सत्ता के लिए जीता है और डेमोक्रेसी विपक्ष के हिस्से में कभी नहीं आती है। और इस देश के राजनीतिक मंत्र और तंत्र दोनों को आज समझ लीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर ही जब लोकतंत्र नहीं होगा तो वह सत्ता में अगर आ जाएंगे तो फिर इस देश को लोकतंत्र कैसे दे पाएंगे। हो सकता है कल तक बीजेपी के भीतर में लोकतंत्र रहा हो, लेकिन एक स्थिति तो बहुत साफ है कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता से जिस दिन हट गए उस दिन बीजेपी कहां फेंका जाएगी, आरएसएस का अता पता नहीं होगा। यह हर कोई वाकिफ है इस बात से लेकर। ठीक उसी तरीके से जैसे कांग्रेस गांधी परिवार से चलती है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव या यादव परिवार से चलती है, लालू यादव के परिवार के जरिए आरजेडी चलती है, मायावती के जरिए बीएसपी चलती है, नवीन पटनायक के जरिए बीजेडी चलती है, या फिर वाईएसआर की कांग्रेस जो है वो जगन रेड्डी के जरिए चलती है, चंद्रशेखर राव के जरिए टीआरएस चलती है, ठाकरे परिवार के जरिए शिवसेना चलती है। हर कोई जानता है एनसीपी शरद पवार के जरिए चलती है। इनको माइनस कर दीजिए, संकट में आ जाएंगे। और इनको संकट में डालने के लिए सिर्फ एक शख्स को ही तो मैनेज करना है। हर पॉलिटिकल पार्टी जिस व्यक्ति विशेष से चलती है उसको अपने दायरे में घसीट कर अगर सत्ता लोकतंत्र का राग अलापते हुए ले आए तो फिर वो पार्टी तो गई। लेकिन इस देश के भीतर का सच क्या है, और मौजूदा वक्त में अगर मोदी सत्ता अगर तानाशाह के तौर पर नजर आती है तो उसकी नाकामी नहीं है, यह उसकी अपनी सफलता है। नाकामी उस विपक्ष की है जिसके पास ताकत है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि राजनीति होती क्या चीज है, राजनीति विपक्ष में रखकर की कैसे जाती है। और जब लोग आपके साथ हों फिर भी आप खुद की सुविधाओं के लिए जीते हैं, लोगों को साथ लेकर नहीं चल पाते हैं, तो फिर रास्ता क्या निकलेगा। हमें लगता है कि आज राजनीति के इसी मंत्र का पाठ पढ़ लीजिए, क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए कि इस देश के भीतर में बदलाव अगर होता है तो वो राजनीतिक तरीके से होता है। अन्यथा इस देश के भीतर में एक ऐसा आंदोलन शुरू हो जाए जिसमें लोगों की भागीदारी कुछ इस तरीके से हो जाए कि राजनीतिक दल फेंका जाए दूर दूर तक और उस आंदोलन के भीतर से कुछ लोग निकल कर आए और चीजों को संभाल लें। लेकिन ऐसी संभावना अभी इस दौर में दिखाई देती नहीं है। लेकिन राजनीतिक तौर पर विपक्ष कितना नाकाम है
और उसकी नाकामी ने ही सत्ता को तानाशाह बना दिया है। आज पहले इस बात को समझिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर कौन से काम विपक्ष को करने चाहिए जो वो नहीं कर पा रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है। क्योंकि जब हम इन बातों का जिक्र करते हैं तो भारत के मानचित्र पर कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सत्ता पूरे देश में है। दिल्ली केंद्र में राजनीतिक सत्ता बीजेपी की है, इसके बाद चंद राज्यों में है। उन चंद राज्यों में उत्तर प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, कर्नाटक आएगा, गुजरात आएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बात खत्म। क्योंकि इस देश में कांग्रेस की सत्ता देखिएगा तो पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र में ऐसे है जहां से उसने समर्थन खींच लिया तो सरकार ढह के गिर जाएगी। लेकिन वहां पर जो सत्ता संभाले हुए वो अभी बीजेपी के साथ नहीं है, वो बीजेपी का विरोध कर निकले हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और महाराष्ट्र में शिवसेना। इसके समानांतर देखिएगा तो तेलंगाना में टीआरएस, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी, ओडिशा में नवीन पटनायक बीजेडी के साथ, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, केरल में लेफ्ट पार्टी। यानी इतनी बड़ी स्थितियों के बीच भी, और महाराष्ट्र में तो शिवसेना मान लीजिए, इतनी बड़ी तादाद में लगभग 1 दर्जन राज्य अगर विपक्ष के पास हैं, फिर भी वह कटोरा हाथ में लेकर जीएसटी की मांग करते हैं और केंद्र कहता है हम जीएसटी देने की स्थिति में नहीं है। और जीएसटी का मतलब यह हुआ था कि जो इस देश के भीतर में 17 तरह के टैक्स हैं और तकरीबन 27 सेस हैं, सबको मिला के एक जीएसटी बनाया जाएगा जिससे लोगों पर बोझ नहीं पड़े या टैक्स राज्य दर राज्य अलग ना होते चला जाए, और उसके जरिए फिर उन राज्यों को लौटा दिया जाएगा उनका हिस्सा। लेकिन इस दौर की स्थिति, इस देश की इकोनॉमिक स्थिति ऐसी हो गई जो कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से है, जिसमें अर्थव्यवस्था डमाडोल हो गई। अब आप क्या करेंगे? आपको जीएसटी का पैसा भी नहीं मिलेगा। और मान लीजिए अगर आने वाले वक्त में या इस दौर में अगर पेट्रोल, डीजल और शराब भी जीएसटी में शामिल कर लिया गया होता तो क्या होता? तो राज्य तो खत्म हो गए थे और झटके में इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर यह संवाद होता कि अब तो राष्ट्रपति प्रणाली चलेगी, एक व्यक्ति खड़ा होगा जो पूरे देश को संभालेगा। अब राज्यों में अलग अलग तरीके से चुनाव करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनकी आर्थिक और स्थितियां जो हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है, वह यह केंद्र पर ही आश्रित हो गई है। तो केंद्र ही चीजों को संभाले, यानी संघीय ढांचा एक नए तरीके से इस देश में उभर कर आ जाता, जो उभरने की दिशा में बढ़ रहा है। इनकार इससे नहीं किया जा सकता है। यहीं से यह सवाल निकलता है कि क्या विपक्ष इस बात को अभी भी नहीं समझ पाता है कि एक सिस्टम केंद्र ने कुछ इस तरीके से बनाया जिसमें इस देश के भीतर में बिजनेस करने वाली जो कम्युनिटी है, चाहे वो कॉरपोरेट हो चाहे वह औद्योगिक घराने क्यों ना हो, उसमें से भी उसने कुछ अपने शेयर्स, अपने साथियों को चुना, उनके लिए बिजनेस के रास्ते बनाने शुरू किए। उन्हें ही सबसे ज्यादा बैंकों से लोन मिलता है, उन्हीं में से सारे लोग सबसे ज्यादा एनपीए करके यानी कर्जदार होकर पैसा नहीं लौटाने वाले लोग हैं। लेकिन उनके अपने टर्नओवर अगर लगातार बढ़ते चलेगा, और इस बीच में हमने सार्वजनिक उपक्रम भी कौड़ियों के मोल उनको देना शुरू कर दिया, हमने उनके लिए ऐसे रास्ते बनाए जिससे उनका लगातार आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रहे, और बाकी कॉरपोरेट जो सत्ता के साथ नहीं है उनको धीरे 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 धरातल दिखाना शुरू किया, जमीन पर ले आए। यह जो साथी सहयोगी थे, जो कॉरपोरेट के साथी सहयोगी थे, यही मुसीबत के वक्त में इस सत्ताधारी पार्टी को यानी बीजेपी को किसी ना किसी रूप में फंड करेंगे, जो कि रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की बताती है। एडीआर नामक एक प्राइवेट संस्था है, उसने भी इस पे काम किया और बताया है किस तरीके से कॉरपोरेट ने सबसे ज्यादा फंडिंग इस दौर में बीजेपी की है, और जो कि कुल फंडिंग का 72% है। यानी बाकी पूरा विपक्ष जो है वो 28% में, 72% सिर्फ फंडिंग बीजेपी के लिए। और ये फंडिंग इतनी बड़ी तादाद में है कि उसके बाद कुछ चीजें बचती नहीं है, क्योंकि इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ने से लेकर जीतने तक के लिए पूंजी आपको चाहिए। यानी एक साइकिल बन रही है, एक ऐसी साइकिल जिसमें राजनीतिक सत्ता दिल्ली में बैठे हुए पहले इस देश के विकास के लिए जीएसटी सरीखी नीति लेकर आएगी। उस नीति में जीएसटी वो राज्यों को देगी नहीं। राज्यों के सामने संकट होगा कि वह उनका कैसे खर्चा पानी चलेगा। उस खर्चा पानी के लिए वह चाहेंगे कि राज्य में कोई इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में भी वही प्लेयर्स आएंगे जो प्लेयर्स दिल्ली में बीजेपी के साथ हैं, अंबानी हो या अडानी हो। राज्यों की अलग अलग स्थिति में देखिए। अब सवाल यह है कि अगर जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है,
क्योंकि राज्य ने, स्टेट ने अपने तौर पर, बीजेपी सत्ता या मोदी सत्ता ने अपने तौर पर रोजगार देने की स्थितियां उसके साथ है नहीं। इंडस्ट्री, सार्वजनिक उपक्रम के वो बेच रही है, बनाया एक भी नहीं है उसने। उसके सामने मुसीबत यह है कि वो कोई भी जिम्मेदारी राज्य के लोगों को उठा सकने की स्थिति में नहीं है। वो सिर्फ एक ही जिम्मेदारी उठा पा रही है कि 5 किलो अनाज हर व्यक्ति के पास हर महीने पहुंच जाए। और 80 करोड़ लोगों को उसने गिना है, और उन 80 करोड़ लोगों को एक साल तक अगर 5 किलो अनाज की व्यवस्था वो कर रही है तो कुल खर्चा लगभग 2.25 लाख करोड़ का ही है। तो 2.25 लाख करोड़ की एवज में कितने लाखों करोड़ों का खेल इस दौर में होगा, विपक्ष इस राजनीति को अब भी नहीं समझ पा रहा है। यानी उसके लड़ने के तरीके, चाहे वो नीट और जेईई को लेकर हों, उसके लड़ने के तरीके चाहे देश की इकोनॉमी को लेकर हों, उसके लड़ने के तरीके चाहे इस देश में जो कमजोर तबका है उसको पैसा दिला पाने के लेकर हो, वो तरीके अब भी उसी डेमोक्रेटिक सेटअप में लड़ने की स्थितियों को वो बना रहे हैं जिसमें उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा और सारी आश्रित केंद्र सरकार के हिस्से में ही आएगी, सब उसी पर आश्रित हो जाए। और यहीं से यह बात शुरू होती है कि अगर केंद्र सरकार ने अखिलेश को घेर लिया, चाहे सीबीआई के जरिए चाहे ईडी के जरिए, तो फिर समाजवादी पार्टी क्या करेगी? मायावती को घेर लिया तो मायावती तो उन्हीं के राग के अनुकूल गाएगी। अगर लालू यादव को घेर के बंद कर लिया, देखिए आरजेडी की क्या स्थिति हो गई। हालांकि अब बेटे जो उनके हैं तेजस्वी ट्रेंड होते होते हुए हैं, लेकिन नवीन पटनायक को मान लीजिए घेर लिया तो क्या होगा? ममता बनर्जी को घेरा गया तो क्या हुआ? अब ये छुपाने बताने की बात नहीं है। अब समझौते जिस रूप में हो रहे हैं या दिखावा समझौते के तहत हो रहा है, यह भी छुपा हुआ नहीं है। चंद्रशेखर राव टीआरएस एक लिहाज से वह दूत की भूमिका में आ गए हैं केंद्र सरकार यानी मोदी सत्ता के। जगन रेड्डी भी नतमस्तक है अपने तौर पर। और गांधी फैमिली को घेर कर कांग्रेस को किस रूप में ध्वस्त किया जाता है, कांग्रेस क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, इतने राज्य इनके पास हैं। ये देश के भीतर में क्या विपक्ष एक ऐसी परिस्थिति को डेवलप नहीं कर सकती है जिसमें आपस में इंटर स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, कॉरपोरेट की पूंजी को लगाना, उसके जरिए रोजगार पैदा कराना, एक पैरेलल इकोनॉमी इंटर स्टेट में जो कि गैर बीजेपी शासित राज्य है, इनके आपस में कोई तालमेल नहीं हो सकता है क्या? ये एक सवाल है। ये सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी को लोकसभा में कितने वोट मिले थे, आज थोड़ा चीजों को रिवाइव कीजिए जब आप राजनीति को समझना चाहते हैं। बीजेपी को कुल वोट जो इस देश में 2019 में थे वो तकरीबन 91 करोड़ थे वोटर। 91 करोड़ में से 61 करोड़ ने वोट डाले थे। इन 61 करोड़ में से बीजेपी को वोट मिले थे 22 करोड़ 90 लाख, और अगर पूरे के पूरे आप एनडीए को जोड़ दीजिएगा तो वह भी लगभग 26 करोड़ 91 लाख मिले थे। यानी 61 करोड़ में से 26 करोड़ 91 लाख एनडीए को मिले थे। यूपीए को कितने मिले थे या कांग्रेस को कितने मिले थे? कांग्रेस के हिस्से में आए थे तकरीबन 12 करोड़ 11 करोड़ 94 लाख, और यूपीए के हिस्से में आए थे तकरीबन 15 करोड़ वोट। इसका मतलब है कि इस देश की जनता पूरी तरह बीजेपी के साथ नहीं थी, मोदी की नीतियों के साथ नहीं थी कि जो 2014 में जीते थे फिर 2019 में जीते थे। हां, संख्या जो थी सांसदों की वो ज्यादा थी तो सत्ता उनकी बन गई, लेकिन लोगों के भीतर कुछ सवाल तो थे। अब सवाल यह है कि इसी समानांतर में अगर देखिएगा तो ममता बनर्जी को लोकसभा में कितने वोट मिले थे? तकरीबन 1.55 करोड़ यानी 1 करोड़ 55 लाख। शिवसेना को 1 करोड़ 28 लाख वोट मिले थे। मायावती को तकरीबन 2 करोड़ 22 लाख वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी को तकरीबन 1,56,000 वोट, 1 करोड़ 56 लाख वोट मिले थे। लेफ्ट को, सीपीएम को 1 करोड़ 7 लाख वोट मिले थे। एनसीपी को 85 लाख वोट मिले थे। एनडीए और यूपीए के भीतर का गैप 10 करोड़ वोटों का जरूर था, लेकिन क्या जो लोगों ने वोट नहीं दिया था उनके भीतर कोई सवाल होंगे या नहीं होंगे? आज की तारीख में 2014 के बाद 2019 में उन्होंने वोट नहीं दिया था, यानी 2014 की सफलता से अभिभूत होकर संख्या 303 जरूर पहुंच गई, लेकिन लोगों ने तो बड़ी तादाद में वोट, उन लोगों के भीतर क्या सवाल होंगे? कांग्रेस इसे नहीं पढ़ पा रही है, समाजवादी पार्टी से नहीं पढ़ पा रही है, मायावती नहीं पढ़ पा रही है, नवीन पटनायक नहीं पढ़ पा रहे हैं, जगन, कौन नहीं पढ़ पा रहा है? एक सवाल पहला यह होगा। लेकिन अगर आप राज्यों के भीतर भी चले जाइए, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए जहां पर अब इस समय बड़े क्रिटिसाइज किया जा रहा है योगी सरकार को, लेकिन
योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में जब 2017 में चुनाव हुए तो कुल वोटर जो थे तकरीबन 14 करोड़ वोटर थे उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 8 करोड़ 67 लाख लोगों ने वोट डाले थे। इन 8 करोड़ 67 लाख में से बीजेपी के हिस्से में आए थे 3 करोड़ 58 लाख। समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों को मिला दीजिएगा तो यह बीजेपी से ज्यादा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी अकेले ले गई थी लगभग 2 करोड़ 43 लाख, यानी उस लिहाज से 1 करोड़ वोट ही वो पीछे थी बीजेपी के। बीएसपी यानी मायावती को मिले थे 1 करोड़ 92 लाख वोट। इन दोनों को मिला दीजिएगा तो लगभग 50% इनके हिस्से में आ गया, लगभग 41% बीजेपी के हिस्से में आ गया। कांग्रेस को बहुत कम वोट मिले थे, लगभग 54 लाख वोट, लेकिन वोट तो मिले थे। महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र की वोटों की भी पोजीशन को देखिए, तकरीबन 8 करोड़ 98 लाख कुल वोटर थे। वोट जिन्होंने डाला उन्होंने की संख्या थी 5 करोड़ 51 लाख। बीजेपी के हिस्से में आए थे सिर्फ 1 करोड़ 41 लाख। शिवसेना के हिस्से में आए 90 लाख 49,000। शिवसेना से ज्यादा एनसीपी को वोट मिले, शरद पवार को 92 लाख 16,000। कांग्रेस को मिले थे 87 लाख 52,000। इन तीनों की मिलीजुली सरकार है। इनका चंक बहुत बड़ा है। ये जिस रूप में चाहे नीतियों को ला सकते हैं, ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर में समाजवादी पार्टी और बीएसपी जिस चाहे रूप में विरोध कर सकती है। और अगर आप गुजरात भी चले जाइए जहां हार्दिक पटेल युवा एक बना दिया गया है, बीजेपी को कुल वोट मिले थे 1 करोड़ 47 लाख, कांग्रेस को वोट मिले थे 1 करोड़ 24 लाख। कुल वोटर देने वाले थे लगभग 3 करोड़ वोटर में से ये हिस्से बट गए थे। इसका मतलब है वहां एक बराबर की हिस्सेदारी है। हम इन बातों का जिक्र आपसे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पूरे देश के भीतर में लोकसभा चुनाव हो या राज्यों के चुनाव हो, और राज्यों को संभाले हुए 1 दर्जन राज्यों में जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, उनके यहां कौन पैसा लगा रहा है? क्या वो अंबानी है? क्या वो अडानी है? क्या वो टाटा है? क्या वो कॉरपोरेट है जो कि फंडिंग करता है बीजेपी को? इस राजनीति को समझने की स्थिति में नहीं आ पा रही है कांग्रेस भी और विपक्ष भी, क्योंकि पैसे का जो सोर्स है, जो इस लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन का काम करता है, अगर उसको जब तक ब्लॉक आप नहीं कीजिएगा तब तक तो राजनीतिक सत्ता 25 साल क्या 50 साल क्या जन्मोपरांत इस दौर में मोदी सत्ता बरकरार रहेगी। वो गलत थोड़े कह रहे हैं। आपको राजनीति करनी नहीं आती है। आप राजनीति नहीं करने का मतलब है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की अपनी सत्ता है। छत्तीसगढ़ में अडानी जीएमआर पावर प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लेते हैं। सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, जो कैपिटल है, उसी का एक विलेज है, रायकेसाड़ विलेज है, वहां पर वो लगा रहे हैं। कोयला खदान उनके हिस्से में है, उन्होंने एक्वायर कर लिया है वहां पर अवंतिका पावर, कोरबा वेस्ट पावर, उसको भी प्रोजेक्ट को भी एक्वायर कर लिया है। अडानी राजस्थान में भी हैं, वहां भी पावर प्रोजेक्ट लेकर गए, वहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहां पर वह सोलर पार्क भी बना रहे हैं, 5 सोलर पार्क बना रहे हैं, जैसलमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में, जालौर में, बाड़मेर में। ऐसी स्थिति कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी सवाल था कि अडानी तो प्रोजेक्ट लेकर छिंदवाड़ा भी पहुंच गए, पावर प्रोजेक्ट लेकर, जो कि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। पंजाब में भी उन्होंने अपने तौर पर वहां पर भी अपना प्रोजेक्ट लगाना शुरू किया है। समझने की बहुत साफ जरूरत है कि जो कॉरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग केंद्र की सत्ता या सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को करता है, वह दरअसल मुनाफा उन राज्यों से कमा रहा है, उन राज्यों में प्रोजेक्ट लगाकर कमा रहा है जिन राज्यों में राजनीतिक सत्ता उस विपक्ष के पास है जो कि मोदी के खिलाफ खड़े हैं। अब यहां पर सवाल होगा, क्या वाकई दूसरे ऑप्शंस नहीं है? ऑप्शंस क्यों नहीं है? इस देश के अलग अलग कॉरपोरेट्स को आप स्पेस क्यों नहीं देते हैं? आपको अंबानी, अडानी, टाटा ही क्यों चाहिए? दूसरे कॉरपोरेट्स क्यों नहीं चाहिए? वो स्पेस क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में आइएगा तो पंजाब के इलाके में भी वहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि भटिंडा में है 640 करोड़ का, वो काम करने लग रहा है। ग्रेन स्टोरेज बनाने की दिशा में 250 करोड़ रुपए वहां लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के तिरोड़ा में पावर प्लांट लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी लगातार विरोध करती है मोदी गवर्नमेंट का, अडानी को वहां भी हल्दिया में प्रोजेक्ट लगाने की स्थिति में आ रहे हैं, जो कि एडिबल ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे, 750 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे। पोर्ट में आ रहे हैं, पावर सेक्टर में आ रहे हैं, तमाम सेक्टर्स में आ रहे हैं। अब इसका एक हिसाब यह भी समझिए कि राज्यों की मुसीबत यह है कि राज्यों को इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वह दूसरे कॉरपोरेट्स को स्पेस क्यों नहीं दे पा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात
क्या दूसरे कॉरपोरेट आना नहीं चाह रहे हैं, या वो आने से रोकने के लिए फिर यही लॉबी काम करती है? जी, फिर यही लॉबी काम करती है। और जो बीजेपी, गैर बीजेपी शासित राज्य है जिसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, वह भी नतमस्तक हो जाते हैं अंबानी, अडानी, टाटा कॉरपोरेट को देखकर, क्योंकि उनको लगता है तुरंत इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। वह इस पूरे साइकिल को नहीं समझ पा रहे हैं कि पैसा वहां से निकलेगा और किस तरीके से फिर वह उसी राजनीतिक सत्ता के पास जाएगा जिस सत्ता की राजनीति का विरोध विपक्ष कर रहा है। इसके लिए एक उदाहरण हमको लगता है कि किसी भी हालत में राजस्थान का लेना चाहिए। राजस्थान में जो 5 सोलर पार्क जो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर में लगने हैं, इसको लेकर वहां के मुख्यमंत्री गहलोत, जो कि गालियां देते रहे दिन भर इस दौर में बीजेपी को और अमित शाह को और क्या क्या कहते रहे, उनकी राजनीतिक समझ देखिए आप। उन्होंने कहा कि इसको इसलिए इजाजत दे रहे हैं क्योंकि रेवेन्यू हमको कंस्ट्रक्शन के दौर में ही लगभग 2000 करोड़ का होगा, लेकिन जीएसटी के जरिए होगा। फिर उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशनल फेज शुरू होगा उसमें हमको एनुअली तकरीबन इनके इस प्लांट के लगने से 100 करोड़ रुपए जीएसटी के जरिए मिलेगा। जीएसटी के जरिए कमाई को दे पाने की स्थिति में सेंटर नहीं है, और आने वाले वक्त में सेंटर चाहेगा कि ऐसी बंदिशें हो जाएं जिसमें स्टेट पूरी तरीके से इकोनॉमिकली उन पर निर्भर हो जाए, जिसके बाद इस बात का जिक्र हो सके कि इनसे राज्य चलता नहीं है और अब इस देश के भीतर में एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म की गवर्नमेंट होनी चाहिए। एक मोदी है ही सामने, दूसरा कोई मोदी सामने ले आए तो बड़ी बात है, अन्यथा चीजें तो ध्वस्त हो जाएंगी। यह एक सिस्टम बनाया जा रहा है, यानी आपके पास कोई विजन नहीं और आप अपने में उलझे हुए हैं, और अपने में उलझने में अपने को ठीक करने की भी राजनीतिक समझ इनके पास नहीं है। अगर यहां भी उदाहरण के तौर पर सिर्फ कांग्रेस को ले लीजिए, कांग्रेस ने जो प्रस्ताव, कांग्रेस में अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हंगामा शुरू हुआ, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जिन 23 लोगों ने हस्ताक्षर किए, उन 23 लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि हमको फुल टाइम पार्टी चाहिए, लेकिन उस जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें 4 मुद्दे भी थे। उसमें कोरोना महामारी का मुद्दा था, उसमें इकोनॉमी का मुद्दा था, उसमें रोजगार का मुद्दा था, उसमें चीन का मुद्दा था, इस बात का जिक्र था। हमें लगता है कि जो 23 हस्ताक्षर करने वाले थे, उन्हीं के हवाले कांग्रेस अपने को सक्रिय करने के लिए कुछ मुद्दों को क्यों नहीं थमा दिया। मसलन इस समय कश्मीर को लेकर मान लीजिए धारा आर्टिकल 370 को लेकर वहां के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट हो रहे हैं कि हम अगर जिस वक्त सत्ता में आए हम इसको खारिज कर देंगे। भाई आप गुलाम नबी आजाद को लगा दीजिए कि कश्मीर पर एक व्हाइट पेपर लेकर आए, आर्टिकल 370 पर एक पेपर की तैयारी करे जो देश के सामने रख सके कांग्रेस कि आर्टिकल 370 लगने के बाद की क्या स्थिति हुई है और नहीं लगता तो क्या स्थिति हुई है, या फिर आने वाले वक्त में कश्मीर की राजनीतिक दिशा क्या हो सकती है। व्हाइट पेपर लाइए। चीन को लेकर आनंद शर्मा कहते हैं बार बार हम वैदेशिक नीति देखते हैं, उनके हवाले कर दीजिए। आप एक व्हाइट पेपर लेके आइए कि चीन आजादी के बाद से, नेहरू काल से लेकर अब तक जो भी उसने जिस रूप में किया और मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा संकट चीन है, तो किस रूप में उसको काउंटर करना, ये तो कॉमर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो फिर आप चीन के साथ व्यापारिक नीतियों को लेकर भी व्हाइट पेपर लाइए। उसके अलावा रोजगार को लेकर आप युवाओं को लगाइए, जतिन प्रसाद को लगाइए, मिलिंद देवड़ा को लगाइए, मनीष तिवारी को लगाइए कि इस देश में बेरोजगारी और रोजगार को लेकर आप व्हाइट पेपर लाइए। इकोनॉमी को लेकर कपिल सिब्बल को लगाइए, मोइली को लगाइए। आप लगाइए तो किसी भी तरीके से कि ये काम करने की दिशा में बढ़े। कोरोना महामारी को लेकर आप शशि थरूर को लगा दीजिए, मुकुल वासनिक को लगा दीजिए कि आप एक व्हाइट पेपर लाइए इन तमाम इश्यूज पर। प्रस्ताव पास कर दिए उससे काम नहीं चलेगा, एक सक्रियता होनी चाहिए। उस सक्रियता के जरिए भविष्य का विजन होना चाहिए जो इन पॉलिटिकल पार्टीज में है ही नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने सिरे पर बैठे नेता के इर्द गिर्द घुमड़ रही है और मानकर चल रही है उस नेता में कोई जादुई ताकत आ जाएगी, एक ऐसी जादुई ताकत जिसके जरिए वह सत्ता पर काबिज हो जाएगा, जनता उसके पीछे दीवानी हो जाएगी और फिर वो सत्ता को हम उपभोग करेंगे, अपने तरीके से जीवन जिएंगे और फिर उसी उपभोक्ता के साथ आने वाले वक्त में फिर सत्ता अगर चली जाएगी फिर कोई दूसरा आ जाएगा। इस माइंडसेट से देश अंधकारमय है और विपक्ष की इस नाकाम राजनीति ने ही मौजूदा मोदी सत्ता को तानाशाह बना दिया है। यह समझना होगा कि यह पूरी साइकिल है। हर वो चीज, हर वो पूंजी, हर वो केस, जस्टिस लोया का केस क्यों नहीं खुला? महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी, वहां पर भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन कमलनाथ उसको नहीं खोल पाए, नहीं समझ पाए किस दिशा में जाना है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही है। तो लड़ाई जब लड़नी होगी तो चौतरफा लड़नी होगी। विजन जो डेवलप करना होगा चौतरफा तरीके से सबको एकजुट करना होगा, क्योंकि 1 दर्जन राज्यों में अगर विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता है तो वह अपने तरीके से इस देश के युवा छात्रों के लिए, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले
छात्रों के लिए या स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई एक अलग राजनीतिक विजन के साथ सामाजिक तौर पर क्यों नहीं आ सकती है? क्यों वो अपने तौर पर काम नहीं कर सकती है? और सब अगर एक साथ अपने तौर पर काम करने लगे तो यही होगा ना, ज्यादा से ज्यादा कहा जाएगा कि यह एक नई तरीके की सोच है और देश डूब जाएगा। तो देश तो डूबने की स्थिति में आप चीजों डेवलप तो कीजिए। इतनी बड़ी तादाद में जनता हर राज्य में सिर्फ बीजेपी के साथ खड़ी नहीं हुई थी, ना लोकसभा चुनाव में ना विधानसभा चुनाव के वक्त में। विरोध होगा, तर्क होगा, विकल्प खुले रहेंगे, इन चीजों को होने तो दीजिए। इस दौर में सारी चीजें ठप कर दी गई है और इस बात का जिक्र हो रहा है कि नहीं नहीं वो तो तानाशाह है। वो तानाशाह है क्योंकि हमें तो सब पता है वो सपने बेचता है, वो झूठ बोलता है, वो अदाकारी करता है। हमें तो सारी जानकारी है, आपको भी जानकारी है, लेकिन फिर आपके पास अपना विजन क्यों नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।